Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I, Advocate Drishti, bring before you yet another video on CRPC. जैसे कि हमने दो वीडियोस में कवर किया सेक्शन 19 तक, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ 19 तक आप सारे प्रोविजंस देख लीजिए, जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत क्लैरिटी आने वाली है. सो आई, एडवोकेट दृष्टि, वेलकम यू ऑल टू लॉ एंड नॉलेज. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है लॉ एंड नॉलेज. तो आज हम आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ 19 से आगे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRPC की सीरीज़. तो स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशन. स्टार्ट करते हैं. CRPC के बारे में आज हम कर रहे हैं. तो 20 से आज हम डील कर रहे हैं, 19 तक आप देख लीजिएगा. 20 के बारे में 20 से 23 तक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में बोला गया है. अब जानते हैं क्या होता है वो, कैसे प्रोविजंस डील करते हैं. अब 20 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया है. अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें 5 क्लॉजेज हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है. फर्स्ट क्लॉज में दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और वो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट कर सकती है और चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी अपॉइंट कर सकती है. किसी भी जगह वो अपॉइंट कर सकती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी DM की पावर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर एलोकेट करी जा सकती है. थर्ड क्लॉज में दे रखा है कि अगर कोई वैकेंसी होती है फॉर द टेम्परेरी टाइम भी, पावर्स जो हैं वो एलोकेट की जा सकती हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को. फोर्थ क्लॉज में दे रखा है कि SDM का चार्ज तक, मतलब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का चार्ज तक स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे सकती है, ओनली फॉर द टाइम भी, ये याद रखिएगा. उसके बाद फिफ्थ क्लॉज में दे रखा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को कोई एलोकेट किए हैं पावर्स, फंक्शंस, तो वो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तरह ही एलोकेट किया जाएगा फॉर द टाइम भी. तो हमने समझा सेक्शन 20, जिसके 5 क्लॉजेस थे, बहुत आसान लैंग्वेज में, जिससे आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है. तो वीडियो एंड तक देखिएगा. अब हम बात करते हैं 21 की, स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स. अभी हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात की, अब स्पेशल मैजिस्ट्रेट स्पेशल पर्पस के लिए होंगे. तो अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना चाहती है, तो वो ऐसा भी कर सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. सेक्शन 21 में बस इतना ही बोला गया है. इसके अलावा सेक्शन 22 में बेसिकली बोला गया है लोकल जुरिस्डिक्शन उनका, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर से एक्सटेंड भी कर सकती है, डिफाइन भी कर सकती है, मतलब वो जो लिमिट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डिफाइन कर सकती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट. इतना ही बोला गया है. 23 में बोला गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. सबऑर्डिनेशन बेसिकली आप सबको पता है कि हमेशा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हमेशा उससे सबऑर्डिनेट होगा. तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो था सेक्शन 20, जिसके 5 क्लॉजेस थे. मैंने डिटेल्स में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझाया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. हम इस वाली सीरीज़ में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है CRPC, और हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे. एंड डोंट वरी फॉर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. 23 हो गए. 24. अब 24 इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि मेंस तक में आ जाता है, और आपको सारे क्लॉजेस अच्छे से पता होने चाहिए. 24 में बात की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर में इसमें 8 क्लॉजेस दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट में दे रखा है अपॉइंटमेंट के बारे में. मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट कहाँ पे डिफाइंड है वो बताइएगा. सेक्शन 2 सब क्लॉज कमेंट्स में बताइएगा. आई वुड बी वेटिंग फॉर दिस आंसर. हाई कोर्ट अलॉन्ग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सेकेंड में बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज़्यादा भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है. थर्ड में बोल रखा है स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर केंद्रीय सरकार सेकंड में बोला गया. थर्ड में बोला गया स्टेट गवर्नमेंट भी एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर.
4th में बोला गया एक पैनल बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विथ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में जो भी जज होंगे वो अलॉन्ग विथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक पैनल तैयार करेंगे। 5th में बोला गया एडवोकेट्स का नाम, जिन एडवोकेट्स का नाम उस सूची में होगा, उस पैनल में होगा, खाली वही एलिजिबल होंगे। 6 में बोला गया रेगुलर कैडर होना चाहिए, मतलब वर्किंग जो है वो रेगुलर होनी चाहिए ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। देन 7th में बोला गया एलिजिबिलिटी की बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है 7 और 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीपी के लिए मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी कितनी है। तो 7 ईयर्स की प्रैक्टिस मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 7 ईयर्स की प्रैक्टिस है तो आप एलिजिबल हैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद 8 में बोल रखा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कई केसेस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमें अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी है 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो हमने समझा 24 सेक्शन, तो उसके 8 क्लॉजेस थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, इंटरव्यू एंड प्रीलिम्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम आते हैं 24 के बाद 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP। अब इसमें बोल रखा है इसे कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकती हैं। और इसमें दे रखा है कंडीशन 2nd क्लॉज में कि वो पब्लिक पुलिस ऑफिसर, मतलब एक पुलिस अधिकारी कभी भी APP नहीं बन सकता। प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर किन्हीं सर्कमस्टांसेस में किसी वैकेंसी हो जाती है तो कोई भी पर्सन जो है वो अपॉइंट हो सकता है एज एन APP, लेकिन उसमें भी 2 कंडीशंस दे रखी हैं, 2 प्रोवाइजो दे रखे हैं कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से भी नीचे नहीं होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए। पब्लिक पुलिस ऑफिसर तो एलिजिबल ही नहीं है और सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। वहीं फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो, जांच में उसने पार्ट ना लिया हो। तो जांच में अगर पार्ट ना लिया हो या फिर बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, तो ये कंडीशंस हैं APP के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद 25A बेसिकली आपको याद रखना है 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 24, 25 और 25A बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन ना पूछा हुआ हो। 90% इन तीनों सेक्शन से हमेशा पूछा जाता है प्रीलिम्स में। 2005 से अमेंडिंग एक्ट से ऐड किया गया था, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। इसमें बेसिकली बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और इसका हेड कौन होगा, ऑब्वियसली डायरेक्टरेट होगा, और इसका सबऑर्डिनेट होगा एडिशनल डायरेक्टरेट, राइट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी उसकी क्या प्रक्रिया होगी, तो 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को के लिए एलिजिबिलिटी है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए भी एलिजिबिलिटी 10 ईयर्स है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट से कोरिलेशन हो गया। लेकिन उसके अलावा एक और कंडीशन एडेड है, CJI ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की परमिशन, कंसेंट भी लेना बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हमने ये कवर किया 25A तक, राइट। अब बोर्ड पर उतनी जगह नहीं थी और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो, डिफ़िकल्ट ना हो, तो ये बात नहीं है कि और सेक्शंस मेरे को नहीं इंक्लूड करने थे। आज मेरा टारगेट था 35 तक इंक्लूड करना, लेकिन आपका क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो और एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो हमने चैप्टर 2 कवर कर लिया है बहुत डिटेल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। अब हम चैप्टर 3 का बेस समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पर उतनी स्पेस नहीं है और आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चैप्टर 3 में जाने के लिए हम उसकी हेडिंग समझ लेते हैं, हायरार्की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स कितनी डिवीजन में बांटे गए हैं उसके लिए आपको एक टेबल समझना पड़ेगा। अगर आपने ये टेबल समझ लिया तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा पूरा चैप्टर समझना। उस चैप्टर में कुछ नहीं है, अगर आपने ये टेबल समझ लिया तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आपको याद होना चाहिए। एज ए लॉ स्टूडेंट इट इज़ वेरी मस्ट फॉर यू टू रिमेंबर दिस। तो हायरार्की क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, राइट,
उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये हायरार्की है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे आपकी क्लैरिटी बनी रहे कि किस मैजिस्ट्रेट के पास, किस जज के पास कितनी पावर्स हैं। तो हम इनकी पावर्स समझ लेते हैं। अब हाई कोर्ट टॉप मोस्ट होता है, तो हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं और फाइन भी है, कितना भी इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन, अब कोर्ट ऑफ सेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल एंड चीफ कोर्ट ऑफ सेशन। तो 2 तो ये अलग हो गए। इसके अलावा असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, तो अगर असिस्टेंट है तो उनकी पावर जो है वो 10 ईयर्स तक लिमिटेड हो जाएगी, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन चीफ हैं और एडिशनल हैं तो वो डेथ और एलआई तक दे सकते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, राइट, ये याद रखिएगा। इसके अलावा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनकी पावर 7 ईयर्स तक हैं, 7 ईयर्स तक ही कारावास दे सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसमें 3 ईयर्स और 10,000 का इम्प्रिजनमेंट, मतलब 10,000 का फाइन इम्पोज कर सकते हैं और 3 ईयर्स तक ये कर सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर एंड 5,000। तो ये याद रखिएगा। मैंने सेक्शन आपको 6 पढ़ाया था, इसके साथ कोरिलेट होगा सेक्शन 28 और 29। ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि किस मैजिस्ट्रेट के पास, किस जज के पास कितनी पावर्स हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एज बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको मेंस में बहुत आसानी होगी जजमेंट राइटिंग में, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में इन्हीं पावर्स के हिसाब से आप सोचते हैं कैसा ट्रायल करना चाहिए, कैसे जजमेंट करना चाहिए, कितनी पावर्स किस को देनी चाहिए, और आईपीसी में भी उसी हिसाब से आप ऑफेंस का डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेस बनता है चैप्टर 3 के लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, अगर आप इसे रिमाइंड करेंगे तो आपके लिए बहुत बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। आई नो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बट अगर आप ये बेस तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके कोई भी सजेशंस हो, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। लॉ एंड नॉलेज। थैंक you so much for liking this video and listening to me so patiently. Take care. Bye bye. Meet you in next video. I, Advocate Drishti, end this video. Thank you so much. Bye bye.